एक मेंटल डिसऑर्डर के एपिसोड के दौरान या उसके बाद लोग अक्सर एक महत्वपूर्ण लेकिन नुकसानदायक हार्मफुल एजम्पशन बना लेते हैं कि समय के साथ खुद ब खुद रिकवरी हो जाएगी या सिर्फ दवाओं से ही ये समस्या ये बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह सोच पहली नज़र में तो सही लगती है और कई बार लोगों को तसल्ली भी देती है। जब बहुत ही सीवियर से सिम्टम्स जैसे सीवियर सैडनेस, लगातार चिंता बने रहना, बहुत तेज मन में विचार आना या रियलिटी से कटाव हो जाना, जब ये लक्षण दवाइयों के शुरू करने के बाद कम होने लगते हैं, जैसे कि मूड स्टेबलाइजर या एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से, तो राहत महसूस होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इस राहत के कारण कई लोग जल्दी ये कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अब सब ठीक हो गया है। वे सोचते हैं केमिकल इम्बैलेंस था, दवा ने ठीक कर दिया, अब मैं नॉर्मल हूं, पहले जैसा हो गया हूं या पहले जैसी हो गई हूं। इस नज़रिए में थेरेपी एक बहुत ही एक्स्ट्रा और एक ऑप्शनल सी चीज़ लगती है। लगता है कि डॉक्टर बस बेकार में थेरेपी के लिए बोल रहे हैं या थेरेपी की ज़रूरत ही क्या थी, मैंने तो बेकार में वो एक दो सेशन लिए, मैं तो दवा से ही ठीक होना था। लगता है कि शायद ये इमोशंस पर बात करने के लिए तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बीमारी ठीक करने के लिए ज़रूरी नहीं। यह एजम्पशन, यह बिलीफ समझ में आता है क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर के एपिसोड कई बार बहुत शारीरिक अनुभव, फिजिकल इलनेस, फिजिकल सिम्टम्स वाले डिसीज की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई अचानक से बीमारी आई और फिर दवा ली और फिर दवा के बाद किसी बीमारी को ठीक किया जाता है। मेंटल डिसऑर्डर को भी ऐसा ही समझा जाता है। जब शरीर और दिमाग इतने गहराई से अफेक्ट हो जाते हैं तो समस्या को, बीमारी को सिर्फ बायोलॉजिकल मान लेना बहुत आसान हो जाता है। और आमतौर पर यह लॉजिक इसलिए भी सही लगता है क्योंकि एक समय तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से बीमारी आई तो ज़रूर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होगा, ज़रूर कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम होगी जिसके लिए दवा लेना शायद सही तरीका है। यही आमतौर पर मान लिया जाता है। इसके अलावा सोसाइटी, मीडिया, खासकर सोशल मीडिया भी इस सोच को मजबूत करते हैं, जहां जल्दी राहत दिलाने की कहानियां दिखाई जाती हैं। कैसे फास्ट रिकवरी हुई, कैसे सिर्फ मेडिसिन से या थोड़े बहुत इलाज से पूरी कंप्लीट रिकवरी हो गई, और दवाओं को तुरंत एकदम असर करने वाले सॉल्यूशन की तरह पेश किया जाता है। लेकिन यह नज़रिया अधूरा है। मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल प्रॉब्लम्स सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस की वजह से नहीं होती जिन्हें कि बस रीसेट कर दिया जाए। वे 3 लेवल्स पर काम करती हैं। एक है दिमाग में केमिकल का चेंज आ जाना, जो कि होता ही है। दूसरा है सोचने और महसूस करने के पैटर्न में बदलाव आना, मतलब थिंकिंग और इमोशंस में बदलाव आना। और तीसरा है लाइफ की कुछ सिचुएशंस, कंडीशंस, जैसे कि रिश्ते, स्ट्रेस, ट्रॉमा और हमारी आदतें। दवाएं मुख्य रूप से बायोलॉजिकल हिस्से को शांत करती हैं ताकि व्यक्ति स्थिर हो सके, स्टेबल हो जाए। लेकिन वे सोच के पैटर्न या इमोशनल वूंड, इमोशनल घावों को सही नहीं करती, उन्हें नहीं बदलती, जो अक्सर इन डिसऑर्डर्स की जड़ में होते हैं। जब कोई पेशेंट सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहता है या उम्मीद करता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो वह कुछ आम लेकिन गंभीर गलतियों में फंस सकता है। ये गलतियां जानबूझकर तो नहीं होती, लेकिन वो अक्सर स्टिग्मा, कमजोरी का डर, गलत जानकारी या इस इच्छा से आती हैं कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा राहत मिल जाए, कुछ ऐसा इलाज चाहिए, मैजिकल क्योर चाहिए। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अगर वे ठीक दिख रहे हैं, दवा से ठीक ठाक कंडीशन में तो पहुंच ही गए हैं, तो उन्हें और किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में इस तरह से सोचना एक इनकम्प्लीट रिकवरी का कारण बनता है। मतलब अधूरी रिकवरी ही हो पाती है, बार बार रिलैप्स होता है और एक बहुत ही लिमिटेड और अनस्टेबल या एक बहुत ही पुअर क्वालिटी लाइफ एक व्यक्ति जीने लगता है। इन गलतियों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि एक पेशेंट, एक व्यक्ति बेहतर और टिकाऊ सुधार, मतलब टेम्परेरी रिलीफ की दिशा में कदम उठा सके। तो क्या गलतियां करते हैं लोग? पहली गलती, लक्षण कम होने को पूरा इलाज समझ लेते हैं। पहली बड़ी गलती है लक्षणों के कम होने को पूरी रिकवरी समझ लेना। दवाएं उदासी को, चिंता या मूड स्विंग को कम करने में बहुत मदद करती हैं, जिससे व्यक्ति को तुरंत राहत मिलती है, नींद बेहतर हो जाती है, एनर्जी वापस लौट आती है और डर या आत्महत्या के विचार बहुत कम हो जाते हैं। इस बदलाव के बाद यह बहुत ही नेचुरल सा लगता है, लॉजिकल है कि लोग ये माने कि अब तो सब ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया है और अब आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी जड़ से खत्म हो गई है।
एक व्यक्ति के अंदर गहरी मान्यताएं, बहुत डीप कोर बिलीव्स, जैसे कि मैं काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरा फ्यूचर बहुत खराब होगा, मुझे हर चीज कंट्रोल करनी चाहिए, अक्सर ये सारी मान्यताएं ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं। टस से मस नहीं होते ये बिलीव्स। ये सारे बिलीव्स सालों में बनते हैं और इतनी आसानी से नहीं बदलते कि बस दवा खाई और ये बिलीव्स चले गए, और ये हर नए एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं। एपिसोड के दौरान ये सारे बिलीव्स, एजम्पशंस और भी ज्यादा मजबूत और बिल्कुल कन्विंसिंग लगते हैं, रियल लगते हैं, क्योंकि दिमाग जो है वो नेगेटिव फीलिंग से भरा होता है डिसऑर्डर के दौरान, मतलब उसके एपिसोड के दौरान। दवा इन इमोशंस की इंटेंसिटी को कम कर देती है, जिससे व्यक्ति सामान्य जीवन में वापस आ पाता है। लेकिन दवा इन बिलीव्स को बदलने या उन्हें चुनौती देने का काम नहीं करती, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की वायरिंग के अंदर बस जाते हैं बिलीव्स। इसलिए लक्षण कम होने के बाद भी छोटी छोटी घटनाएं, जैसे काम पर हल्की सी कोई डिसएग्रीमेंट हो जाना, दोस्त का कोई प्लान कैंसिल हो जाना, कोई छोटी सी गलती हो जाना, किसी का कुछ बुरा बोल देना, ये छोटी छोटी चीजें भी फिर से पहले जैसे जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स, बिलीव्स हैं, उनको ट्रिगर कर देते हैं, और व्यक्ति जो है वो पहले के ढंग से ही इन चीजों को, लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखने लगता है। इससे धीरे धीरे सेल्फ डाउट, चिंताएं, वरी और निराशा की एक हल्की लेकिन लगातार मौजूद रहने वाली भावना बनी रहती है। सबकॉन्शियसली एक व्यक्ति थोड़ा परेशान होने लगता है। व्यक्ति काम तो करता रहता है, जीवन चलता रहता है, लेकिन अंदर से चीजें भारी और अधूरी लग सकती हैं। हमेशा लगता है कि किसी चीज की अभी भी कमी है। दवा लेने के बाद एक व्यक्ति बस सोचता है कि दोबारा दवा ना लेनी पड़े या लंबा इलाज ना लेना पड़े, इसलिए वो अपने को बहुत नॉर्मल फील कराने लगता है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है मन में, पर फिर भी ऐसा एहसास दिलाता है कि अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मेरे पर दवा काम कर गई, अब सब ठीक चल रहा है। ये इसलिए भी होता है कि दवा से बचना है, दवा को जल्दी से जल्दी छोड़ना है, और अपने को ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल बनाने की होड़ में एक व्यक्ति लगा रहता है, क्योंकि उसे फास्ट रिकवरी चाहिए, जल्दी इलाज चाहिए। पर धीरे धीरे इन नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से रिश्तों में दूरी आने लगती है, और कई सारे ऐसे मौके छूट जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाता और लाइफ को और बेटर बना ही नहीं पाता। दूसरी गलती, रिलैप्स के खतरे को हल्के में लेना। दूसरी गलती है यह मान लेना कि भविष्य में ये मेंटल डिसऑर्डर के एपिसोड वापस नहीं आएंगे। कई लोग सोचते हैं कि एक बार दवा से ठीक हो गए तो बीमारी खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं अक्सर दोबारा आ सकती हैं, खासकर अगर थिंकिंग को, बिलीफ्स को और बिहेवियर के पैटर्न्स को बदला नहीं गया हो। हर एपिसोड दिमाग पर असर डालता है, जैसे कि बार बार हेल्पलेस फील करना, अकेलापन फील करना या फेलियर का एक्सपीरियंस करना, जो भविष्य में फिर से समस्या को शुरू करना आसान बना देता है। दोबारा से प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है। पहले लंबे फेलियर के बाद बीमारी आई थी, अब छोटे से फेलियर के बाद ही बीमारी दोबारा लौट आ सकती है। यह एक तरीके की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। दवा इस समय बहुत जरूरी मदद तो करती है और व्यक्ति को स्टेबल करती है, लेकिन जब दवा कम की जाती है या बंद होती है, जो अक्सर लंबे समय के साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी किया जाता है, तो पुराने सोचने के तरीके और आदतें फिर से एक्टिव हो जाते हैं। रोजमर्रा का छोटा तनाव भी फिर से ट्रिगर बन सकता है, जो कि एक बड़ा पूरा एपिसोड ला सकता है। इससे लक्षण अचानक से वापस आ सकते हैं, जो व्यक्ति को चौंका देते हैं और फिर से उसे निराश कर सकते हैं। और इस बार की निराशा पहले से भी ज्यादा होती है, क्योंकि पहली बार तो एपिसोड नया नया था, जैसे तैसे उम्मीद रख के ठीक हो गए, पर इस बार हताशा हाथ लगती है। लगता है कि अरे अब तो फिर बीमारी फिर से लौट आई, तो अब व्यक्ति ज्यादा हेल्पलेस और ज्यादा होपलेस फील करता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो तो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, पर ये फिर लक्षण क्यों लौट आया, इसलिए बहुत बुरा महसूस होता है। तो यह एक बहुत ही बुरा सा चक्र बन जाता है, विशियस साइकिल बन जाता है। थोड़ी सी राहत आई, फिर से बीमारी वापस आ गई, कुछ लक्षण दिखे, कुछ दिनों में फिर और ज्यादा लक्षण दिखे। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, रिश्ते प्रभावित होते हैं, और लाइफ जो है वो बड़ी अनसर्टेन लगती है। लगता है कि सब बुरा ही होगा लाइफ में, बीमारियां तो बस हमेशा बनी ही रहेंगी। बिना कोई नए मेंटल स्किल्स को सीखे व्यक्ति अनजाने में इस साइकिल को जारी रखता है, इस साइकिल में घिरा रहता है। तीसरी गलती, मेंटल हेल्थ स्किल्स सीखने की जरूरत को ना समझना। एक और गलती है यह सोचना कि थेरेपी सिर्फ बात करने के लिए होती है, जबकि असल में थेरेपी एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग होती है। मेंटल स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इसमें व्यक्ति सीखता है कि नेगेटिव सोच को कैसे पहचाना जाए, उन्हें कैसे चुनौती दी जाए, क्योंकि विचारों को बदलने के लिए उन्हें चैलेंज करना होगा, आसानी से नहीं जाते,
और नए और ज्यादा बैलेंस तरीके से कैसे सोचना सीखा जाए, यह थेरेपी में लर्न किया जाता है। साथ ही व्यक्ति यह भी सीखता है कि डिफिकल्ट इमोशंस को कैसे संभालें, डिस्टर्बिंग मोमेंट्स में कैसे खुद को हैंडल करें, बिना उनसे घबराए या बिना इन इमोशंस को दबाए या उनसे भागे। रिश्तों में बेहतर तरह से कम्युनिकेट करना, अपनी ज़रूरतें समझना और अपनी लिमिट्स को तय करना, यह भी इसमें शामिल होता है। ये सब स्किल्स हैं जिन्हें प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है और ये जीवन के हर क्षेत्र में, हर एरिया में मदद करती हैं। दवा ये स्किल्स नहीं सिखा सकती, यह केवल एक ऐसी स्थिति बना देती हैं जहां व्यक्ति शांत हो जाए और फिर सीखने के लिए तैयार हो जाए। दवा का बस इतना ही काम है। अगर इस मौके का उपयोग स्किल सीखने में नहीं किया जाता तो व्यक्ति फिर से पुराने पैटर्न में लौट सकता है, और यही होता है। सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहने से एक व्यक्ति अपने मूड को बैलेंस करने के लिए बाहरी साधन पर निर्भर हो जाता है। वो अपने इंटरनल सोर्सेज नहीं, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ढूंढ लेता है। अगर दवा के साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि सुन्न हो जाना, इमोशंस का नंब होना या थकान आना, या अगर दवा कम करनी हो, तो व्यक्ति हमेशा असहज महसूस करने लगता है कि दवा कम हो गई, बीमारी वापस ना लौट आए, अरे ये साइड इफेक्ट्स बढ़ गए तो क्या होगा। इसी चीज में उलझा रहता है पेशेंट। रोजमर्रा की समस्याएं फिर से बड़ी मुश्किल लगने लगती हैं, जिससे प्रोकास्टिनेशन होता है, टालने की आदत बनती है, पीछे हटते हैं, अवॉइडेंट होते हैं या लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। इस तरह के बिहेवियर को बढ़ावा मिलता है। धीरे धीरे लाइफ बहुत छोटी और सीमित सी लगने लगती है। लगता है लाइफ में और कुछ है ही नहीं करने जैसा, बस यही चलता रहेगा लाइफ टाइम। चौथी गलती, इलाज के पूर्ण रूप को ना देखना, कंप्लीट प्रोसेस को ना समझ पाना और लक्षणों को अलग थलग करके देखना। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मेंटल डिसऑर्डर की जो समस्याएं हैं ये अलग थलग नहीं होती, ये व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिम्टम बस ब्रेन में या माइंड में आया और बस उसको सिम्टम को दूर करना है, नहीं। यही एक फर्क होता है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में और बाकी की सारी मेडिकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में। जैसे परिवार में तनाव होना, पुराने कुछ बुरे अनुभव होना, खराब नींद या अकेलापन, ये सारे अलग अलग लाइफ की जो कंडीशंस हैं ये लक्षणों को बढ़ाने या उन्हें कम करने का काम करती हैं। दवा दिमाग की केमिकल रिएक्शन को शांत तो करती है, लेकिन ये इन साइकोसोशल जो कारण हैं, अपने लाइफ के जो अलग अलग इश्यूज हैं, उनको नहीं बदल सकती। अगर इन कारणों को समझकर और बदलकर अगर ठीक नहीं किया गया तो वही समस्याएं फिर से माइंड पर, ब्रेन पर दबाव बना सकती हैं। इससे व्यक्ति बार बार उसी स्थिति में फंस सकता है, भले ही कुछ समय के लिए दवा से राहत मिल जाए। इसके अलावा एक मेंटल डिसऑर्डर का एपिसोड उस पेशेंट के, व्यक्ति के सोचने के और दुनिया को देखने के तरीके को बदल देता है। मतलब कि डिसऑर्डर के दौरान भी इतने सारे थॉट में चेंज आते हैं जो फर्दर दवा के इलाज खत्म होने के बाद भी एक व्यक्ति को नेगेटिव बनाए रखते हैं। तो एक तो वो नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से बीमारी आई, और बीमारी के एपिसोड के दौरान भी कई तरीके की नेगेटिविटी ऐड हो जाती है, जैसे कि दवा के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में, दवाइयां तो मेरी चलती रहेंगी, ये बीमारी ने तो मुझे कमजोर कर दिया, मेरे सोचने की ताकत कम कर दी, अब मैं पहले जैसा नहीं हो सकता, शायद अब मुझे जिंदगी भर बीमारी किसी ना किसी रूप में झेलनी पड़ेगी। ये सारे बिलीफ्स बीमारी आने के बाद बने और इनका भी इम्पैक्ट बाद में फ्यूचर में लाइफ पर पड़ता है। तो दो तरीके से नेगेटिव बिलीफ्स बन जाते हैं और दोनों को अलग से टैकल करना जरूरी है। लंबे समय तक कठिनाई झेलने से दिमाग में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस गहराई में बैठ जाते हैं। इससे व्यक्ति ज्यादा अलर्ट, बहुत कम होपफुल और खुद के प्रति ज्यादा हार्श, कठोर हो सकता है। इसका असर जीवन की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर पड़ता है। खुशी के पल भी पूरी तरह महसूस नहीं होते, रिश्तों में दूरी आ सकती है और व्यक्ति अपने सपनों को बहुत छोटा कर देता है। इस तरह लोग रिकवरी को पहले जैसा हो जाना है मुझे, इतना ही मानकर चलते हैं, इतने तक ही सीमित करके चलते हैं, जबकि असल में लाइफ को फिर से बेहतर करने की बहुत सी संभावनाएं अभी भी बनी रहती हैं। और डिसऑर्डर से बाहर निकलकर एक व्यक्ति अपने को पहले से और बेहतर बना सकता है, पर तभी जब दवाओं से परे हटके साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स पर फोकस आए। स्टिग्मा और गलत बिलीफ्स इन समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग थेरेपी को कमजोरी समझते हैं, स्टिग्मा है, और सोचते हैं कि उन्हें खुद ही सब संभालना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अरे ये तो छोटी छोटी चीजें तो हम भी खुद को समझा देते हैं, क्या बड़ी बात हो गई इसमें। कुछ लोग मानते हैं कि थेरेपी तो बहुत लंबा प्रोसेस है या सिर्फ सीवियर केसेस के लिए होता है, तो इसकी हमें क्या जरूरत, क्यों जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाएं, इतना पैसा खर्च करें, भाई पैसा भी बहुत लगता है। जबकि असल में कई बार थेरेपीज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं और बहुत गोल फोकस्ड होती हैं, कुछ ही समय तक दी जाती हैं, हमेशा हर चीज के लिए नहीं दी जाती रहेगी। कुछ लोग केवल सेल्फ हेल्प, एक्सरसाइज या बेहतर रूटीन पर निर्भर करने लगते हैं। ये चीजें मदद करती हैं, लेकिन
गहरे और पुराने पैटर्न बदलने के लिए अक्सर पर्सनल डायरेक्शन, पर्सनलाइज्ड अप्रोच और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और खासकर होमवर्क एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिसकी मॉनिटरिंग भी चाहिए और रेगुलर टाइम पर उसको कितना इंप्रूवमेंट मिल रहा है ये भी जांचना आना चाहिए। ये अक्सर सेल्फ हेल्प वाले मेथड में लोग नहीं कर पाते। इन सब अलग अलग मान्यताओं के कारण लोग पूरी मदद लेने में बहुत देरी कर देते हैं, जिससे जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, रिलैप्स भी आते हैं। करियर में समस्या आ सकती है, करियर शुरू ही नहीं हो पाता, रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, फिजिकल हेल्थ पर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ मामलों में लोग राहत पाने के लिए गलत आदतों की ओर भी जा सकते हैं, जैसे एडिक्शन की तरफ। कुल मिलाकर इन सब गलतियों की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। खुशी नहीं मिल पा रही, सफलता नहीं हासिल हो पा रही, रिश्तों को बेहतर बनाने के मौके छूट जाते हैं और व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता, अपने फुल पोटेंशियल पर काम ही नहीं कर पाता। तो इन गलतियों को समझने का मतलब यह नहीं कि हर किसी को थेरेपी ही करनी चाहिए या दवाएं बिल्कुल बेकार हैं, दवाएं छोड़ दो, दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, सिर्फ थेरेपी करो। ये इस तरह का व्यू, इस तरह की जो अप्रोच आप अक्सर दूसरे यूट्यूब चैनलों पर देखते हो, मैं इसे बिल्कुल एंकरेज नहीं करता। ये बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका जो एंगर है दवाओं के प्रति, अपनी बीमारी को लेकर जो एक्सेप्टेंस की जो प्रॉब्लम है आप में, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं यूट्यूबर्स। वो जानते हैं कि आप यूट्यूब पर इसलिए आए हो ताकि आपको दवा से मुक्ति का कोई रास्ता दिखाया जाए। वो जानते हैं कि अगर आपके सामने थेरेपी की बड़ी बड़ी बातें कर दी जाए, माइंड की पावर को बेटर करने का तरीका बताया जाए, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे और सुबह शाम उनकी वीडियोस देखकर उनके व्यूज, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स वगैरह सब बढ़ा दोगे। पर यह तरीका सही नहीं होता। मेडिसिन की जरूरत होती है, पर वो सिर्फ शुरुआती स्टेज पर जरूरत होती है, उसके बाद आपको थेरेपी लेना होता है। तो दोनों को साथ मिलाकर इलाज को अप्रोच किया जाता है। ये नहीं कि एक के खिलाफ दूसरा इलाज ले लिया जाए, या तो सिर्फ थेरेपी ले लें या सिर्फ दवाइयां ले लें। दवाएं कई बार बहुत जरूरी और जीवन बचाने वाली होती हैं, खासकर कि बहुत सीवियर कंडीशन में। असली बात यह है कि रिकवरी तब सबसे अच्छी होती है जब हम पूरे एक पर्सन पर, इंडिविजुअल पर ध्यान दें, उसको ध्यान में रखकर चलें, सिर्फ उसके बीमारी, ब्रेन केमिकल या लक्षणों को ना देखें। एक कंप्लीट पर्सन बीमार होता है, उसकी कंप्लीट लाइफ इफेक्ट हो जाती है, उसके डिसीजंस, उसके एक्शंस हर लेवल पर उन पर असर पड़ता है। तो सिर्फ एक बीमारी के लक्षण को ठीक करने से क्या होगा? तो ये इतना लिमिटेड सी अप्रोच नहीं रखनी, एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच रखनी होती है मेंटल हेल्थ में। दवा दिमाग के कुछ केमिकल रिएक्शंस को शांत करती हैं, और थेरेपी हमारी थिंकिंग, हमारी इमोशंस और बिहेवियर को बदलने में मदद करती है। दोनों मिलकर ना सिर्फ लक्षण कम करते हैं, बल्कि एक मजबूत और संतुलित जीवन बनाने में मदद करते हैं। और यही एक तरीका होता है लॉन्ग टर्म रिकवरी का, जिससे कि हमेशा के लिए रिलीफ मिल सकता है। तो दवाओं से टेम्परेरी रिलीफ लाने की बजाय एक लॉन्ग टर्म रिकवरी की तरफ अप्रोच किया जाए। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ इंतजार कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा, या दवाई काफी है, या फिर ग्रह बदल जाएंगे, वो भी एक एस्पेक्ट है, बट वो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। तो यह समझना कि और भी बेहतर रिकवरी पॉसिबल हो सकती है, यह एक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। सच्ची रिकवरी में व्यक्ति की एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होती है। दवा पैसिव एक्टिविटी है, खाया निपट गए, पर आपको एक्टिव वर्क करना पड़ेगा। अपने पैटर्न को समझना, नई सोच विकसित करना और नए व्यवहार अपनाना, यह करना पड़ेगा। यह पूरा प्रोसेस कभी कभी मुश्किल होता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इसके फायदे लंबे समय तक बने रह सकते हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं, और लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव, नजरिया, बिलीफ बहुत बैलेंस्ड होता है। तो कंक्लूड करते हैं अब इस वीडियो को। यह मानना कि समय सब ठीक कर देगा या दवा सब ठीक कर देगी, यह बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपलिस्टिक है, लेकिन ये एक अधूरी सोच है। मेंटल हेल्थ बहुत कॉम्प्लेक्स मामला होता है। इतना इजी होता तो बात ही क्या थी, किसी को मेंटल डिसऑर्डर होता ही ना। और पूरी रिकवरी के लिए एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव जरूरी होता ही है। इंटीग्रेटेड केयर को अप्रोच करें, जहां दवा और थेरेपी दोनों शामिल हों। एक से ज्यादा इलाज लेना और उनका इंटीग्रेशन, ये हर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए जरूरी है। और यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। यह भविष्य में बेहतर और ज्यादा संतुलित और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी जीवन की ओर एक ठोस कदम है। सही गाइडेंस के साथ कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। और जब हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों पहलुओं पर काम करते हैं, और साइकोसोशल एक होता है, मतलब यहां तीन भी कहें या दो कहें एक ही बात है, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब इन दोनों या तीनों पहलुओं पर एक साथ काम किया जाता है, तो जो सुधार है वो ज्यादा गहरा होता है और ज्यादा टिकाऊ होता है, ज्यादा परमानेंट होता है।